हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म की सेकंड लास्ट एपिसोड, मतलब कि एपिसोड 7। मुझे ये अपने दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है कि इसके बाद लुकिज्म की लास्ट एपिसोड होगी। तो यार आज मैं कोई लाइक टारगेट नहीं देने को जा रहा। जिसको ये एनिमे वाकई में पसंद है तो खुद अपने दिलों की गहराइयों से लाइक ठोको और इसके साथ ही साथ मेरे सेकेंडरी चैनल को भी सब्सक्राइब करो। लुकिज्म के फारिग हो जाने के बाद मैं उस पर तरह तरह के एनिमे एक्सप्लेन करूंगा। लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है। तो हाँ यार, अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में त्याकुआ अपने दिली दिल में यासका से मुखातिब होके कहने लगता, यासका एक ऊंचे कद का मालिक, एक गजब किस्म की खूबसूरती उसके मुंह पे चमक रही होती है, ऊपर से करोड़ों में खिलता है, उसके पास ये सब चीजें है। यहाँ तक सब स्कूल में कदम रखने के बाद ही उसने जिंगसंग के गरुड़ को मिट्टी में बदल दिया। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट गाय है, वो पूरे तरीके से परफेक्ट है। पर ये तो कुछ भी नहीं, सबसे ज्यादा हैरानगी की तो बात यह है कि वो आज मेरे घर में मेरे सामने खड़ा है। यासका उसके घर में आके कहने लगता, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। खैर यार वैसे दकुआ को एक गलत फैमिली है, ये कोई अमीर लौंडा नहीं है। खैर यार दकुआ अपने दिली दिल में कहने लगता, ये जरूर पहली बार ऐसी छोटी और बेकार जगह पे आया होगा। क्या होगा अगर वो मुझसे नाराज हो जाए। यही वजह से दकुआ जमीन पे गिरे न्यूज़पेपर को फौरन से उठाने लगता। लेकिन उससे क्या पता कि यासका खुद भी ऐसी ही जगह पे रहता है। तो इसी की वजह से यासका जरा भी डिसअपॉइंट ना होता और उल्टा उसे समझाने लगता, दकुआ अब तो दिन का वक्त है, तो तुमने वैसे फजूल में क्यों लाइट लगाई हुई है। ये कहते हुए वो लाइट ऑफ कर देता ताकि बिजली का बिल कम आए। यासका अब बैठते हुए कहने लगता, जहाँ तक इन न्यूज़पेपर की बात है, इनसे तुम चुनमी शूज और कपड़ों में होते हैं, इन न्यूज़पेपर के कारण सुखा सकते हो। साथ ही साथ तुम इससे विंडो वगैरह भी साफ कर सकते हो। इंक में तेल का होना वो सारी डस्ट वगैरह को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने अपनी मदर को देख के सीखी है। जो सुन के दकुआ आगे से कहने लगता, ओह मेरी भी ग्रैंड माँ न्यूज़पेपर का इस्तेमाल इसी तरह करती है। और अब दकुआ की ग्रैंड माँ और यासका की मदर में एक चीज और भी कॉमन होती है, अगर तुम वेजिटेबल्स वगैरह को न्यूज़पेपर में सही टाइट पैक करके रखोगे तो वेजिटेबल्स खराब नहीं होती। यासका को अभी होश आती और वो उसे माफी मांगते हुए कहने लगता, माफ करना, शायद ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर में आके क्लीनिंग वगैरह कर रहा हूँ, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हैं। इसके बाद यासका थोड़ी सी परेशानी से कहने लगता, जहाँ तक गाने की बात है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं गा सकता हूँ। दकुआ बढ़ चढ़ के आगे से कहने लगता, हाँ तुम ये कर सकते हो। वैसे ये अल्फाज में लाना काफी मुश्किल है, लेकिन जब तुम गाते हो मैं अपने आप को काफी सुकून में पाता हूँ, मैं काफी वार्म फील करता हूँ। जबकि मुझे अपनी रैपिंग स्किल पे पूरा एतबार है। मेरी रैपिंग स्किल से और तुम्हारे गाने के टैलेंट से हम लोगों के पैरों तले जमीन हिला देंगे। कहते हुए वो यासका को अपने कंप्यूटर में एक फाइल प्ले करके दिखाता, क्योंकि उसने दरअसल यासका के लिए म्यूजिक तैयार किया होता है उसके गाने के लिए। वो यासका से सवाल करता, इसकी काफी अच्छी मेलोडी है, तो क्या ये किसी गाने की है। पता यासका कहता, मुझे नहीं पता, मैंने ये कहाँ से सुना है, बस ये मेरे अंदर से कूट कूट के निकलने लगता है जब मैं बहुत ज्यादा गमगीन होता हूँ और अकेलापन महसूस करता हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी हकीकत को इससे छुपा सकता हूँ। इसके साथ ही साथ यासका अब नोटिस करता, इसकी मेलोडी अब थोड़ी सी चेंज भी हो गई है। तो दकुआ इसके जवाब में कहने लगता, हाँ जो तुमने गाया था उससे म्यूजिक मिलता जुलता है, लेकिन तुम्हारा गाना बहुत छोटा था तो इसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना था। जो जान के यासका को ज्यादा ही हैरान होता और वो कहता, गजब किस्म की है यार। जबकि अभी तक ये सिर्फ रफ स्केच होता, लेकिन यासका को ये काफी ज्यादा अच्छा लगता। यासका के मुंह से उसकी तारीफ सुनने के बाद दकुआ काफी ज्यादा मोटिवेट होता और वो आगे से कहता, तो ठीक है फिर मैं इसे रफ स्केच से एक मास्टरपीस में बदल दूंगा। तो हाँ यार अब वक्त इसी तरह गुजरता चला जाता और अब देखते ही देखते रात हो जाती। यासका तो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने घर को लौट के जा रहा होता है और इसके साथ दकुआ भी होता, लेकिन जाते जाते यासका के पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगती। जो देख के दकुआ उसे माफी मांगते हुए कहने लगता, तुम तो मेरे घर आए हुए थे, मुझे कुछ खिलाना चाहिए था। और ये कहते कहते यासका दकुआ की ग्रैंड मदर की शॉप के आगे से गुजरने लगता। दोनों को एक साथ देख के उसकी ग्रैंड माँ फिर से एक बार मुस्कुराते हुए चेहरे से अब कहने लगती, तुम भी उसके दोस्त हो गए, काफी अच्छा लगा। और एज यूजुअल उसकी ग्रैंड माँ दिल की बहुत अच्छी होती, चाहे उसे पैसा मिले या ना मिले, किसी को भी भूखा घर नहीं जाने दे सकती। तो उसकी ग्रैंड माँ यासका से भी खाने के लिए कहने लगती।
ये सुन के त्याकुआ को वो लम्बा याद आता जिस वक्त जिन होबिन बदमाश और उसके साथी यहाँ पे आए थे और सब कुछ निकल के चले गए थे बिना टिका लिए। और अब त्याकुआ को यही वजह से थोड़ी सी फिक्र होने लगती। अलबत्ता यासका फौरन से इनकार कर देता जबकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी होती। वो आगे से कहता मैं काफी ज्यादा बड़ा हुआ हूँ और ऐसी उम्मीद त्याकुआ ने सर्रासी भी ना रखी होती। और इसी तरह वो काफी तमीज से सबसे मिलके वहां से जाने लगता। इसी बीच में सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में हमें एलकेएस म्यूजिक हेडक्वार्टर के अंदर दिखाया जाता जहाँ पे उस बड़े से कंपनी के मालिक ने किसी बड़े महंगे लिरिक्स राइटर से जिन होबिन और उसके दोस्त के लिए लिरिक्स लिखवाए होते ताकि वो फेस्टिवल में धूम मचा दे। होबिन का दोस्त अब खुद भी हैरान हो रहा था कि यार हमारी तो वाह हो गई, एलकेएस को हम जल्दी ज्वाइन करेंगे और इसी की खातिर वहाँ पे सिर्फ हमारे स्कूल फेस्टिवल के लिए कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। एलकेएस बड़ी कंपनी का मालिक कहता वो इसलिए ताकि हम देखें लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये सॉन्ग वैसे भी टीनेजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है तो मैंने सोचा ये हमारे लिए दूध के ऊपर मक्खन जैसा मौका होगा कि हम अपने इस गजब किस्म के म्यूजिक को ट्राई करें। और अगर तुम लोगों ने एक गजब किस्म की परफॉर्मेंस दी तो तुम लोग मेरी दुनिया के हिस्से बन जाओगे। जो सुन के जिन होबिन और उसका दोस्त को ज्यादा ही खुश होते। वो कंपनी ओनर आगे मजीद बोलता पैसा, लड़कियां, सब कुछ ये सारी चीजें तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगी। एक बार फिर से यासका, पार्क जी हो और त्याकुआ पे शिफ्ट होता जहाँ पे यासका त्याकुआ की लिरिक्स देख के कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होता। फेस्टिवल में यासका गाना गाएगा और त्याकुआ उसके साथ रैप करेगा और अपनी तारीफें सुनने के बाद त्याकुआ थोड़ा बहुत शर्माने लगता। तो यार इसके साथ ही साथ यासका पार्क जी हो को अपने सॉन्ग की मेलोडी सुनाने लगता जो कि त्याकुआ ने बनाई होती। पार्क जी हो भी उनके काम से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होता। फिर त्याकुआ यासका के लाइफस्टाइल से सहमत होके कहने लगता मैंने तो सोचा था क्योंकि हम दोनों कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल से गुजरते हैं, मुझे लगा था तुम्हें ऐसे सैड स्ट्रॉन्ग को आपस में कनेक्ट करने में काफी ज्यादा दुश्वारी होगी, पर उसे क्या पता यासका उसकी तरह ही करीब है और वो भी काफी बार बुली हो चुका है। कुआ मजीद बोलता मैं तुम्हारे गाने के पीछे तुम्हारी सोल को महसूस कर पाया, ऐसे कि तुमने अपनी सच्चाई से ये गाना गाया, तुम्हारे साथ वो सब कुछ बीत चुका है, इसमें कोई शक नहीं, तुम बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग्स को डिलीवर करते हो, लेकिन हाँ तुम्हारी टेक्निक को थोड़ी बहुत काम की जरूरत है, पर इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है और फेस्टिवल को सिर्फ 2 हफ्ते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये 2 हफ्तों में संभाल पाओगे। पर फिलहाल तुम इन चीजों की परवाह मत करो, कोशिश करो कि तुम उस पूरे सॉन्ग को याद कर सको। इसी पर यासका कहता ओ अच्छा, स्कूल के बाद भी मेरे पास 1 और आधा घंटा होगा प्रैक्टिस के लिए। तो हाँ यार, इसी तरह स्कूल से फारिग हो जाने के बाद और यहाँ तक प्रैक्टिस कर जाने के बाद भी यासका अपने दोस्तों के साथ जब घर लौट के जा रहा था तो यासका अपने दोस्तों से कहने लगता मेरे गले में थोड़ी खराश वगैरह सी हो रही है। तो त्याकुआ अब फिक्रमंदी से कहने लगता ओ फिर ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, ये करने के चक्कर में कहीं तुम्हारी आवाज और भी खराब ना हो जाए। यासका कहता अच्छा मैं इसे दिमाग में रखूंगा। घर लौट जाने के बाद यासका उसकी रैप फाइल को अभी भी देख रहा था और उसे देखने के बाद यासका का वो छोटा सा फ्लैशबैक याद आता। इस दौरान में यासका ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। त्याकुआ ने आगे से बोला होता मुझ जैसे का दोस्त, पर ऐसा क्यों? हालांकि त्याकुआ को तो नहीं पता होता, लेकिन यासका ने उससे ये कहा होता क्योंकि शायद मैं तुम्हारे जैसा हूँ। अब यासका को याद आने लगता कि वो काफी बार बुली हो चुका है, काफी गरीब है और ऊपर से यासका ने अपनी अम्मी से कितनी ज्यादा बदतमीजी की होती, जबकि यासका तो अंदर ही अंदर से टूट गया था। त्याकुआ सख्त हालात में भी हार नहीं मानता, वो अपने गोश्त को अचीव करने की पूरी कोशिश करता है। यही सब कुछ यासका अपने दिली दिल में भी कह रहा होता। यासका अब गले में खराश वगैरह होने की वजह से प्रैक्टिस ना कर पा रहा होता, लेकिन जब दूसरे सी में यासका अपनी दूसरी बॉडी में होता, अब जब वो गुनगुनाने लगता यासका अपने गले को ठीक पाता क्योंकि वो अपनी दूसरी बॉडी में होता। अब यासका अपनी दूसरी बॉडी में भी प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर डालता, पर प्रैक्टिस में वो इतना ज्यादा खो जाता कि वो अचानक से अपने सामने एक कस्टमर पाता। यार वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत सी लड़की होती। यार उसे यहाँ पे देख के यासका चौंक जाता। उसकी आवाज सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा प्यारी है, जो कि अब वो लड़की अपने लिए खांसी की टॉफियां वगैरह ले जा रही थी। इसका जायका बिल्कुल एक कैंडी जैसा होता। उल्टा ये लड़की कफ ड्रॉप को अपने पैसों से खरीद के यासका को दे देती। इन सब के बाद उसके चले जाते ही यासका दोबारा से अपनी प्रैक्टिस को शुरू करता। उसी में अगले दिन भी यासका अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहा होता। यासका ने जब उनके सामने परफॉर्म किया था यासका कुछ ज्यादा ही बेहतर हो गया होता, जबकि त्याकुआ उससे मना करते हुए कहने लगता यासका मैंने कहा भी था कि तुम और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारा गला खराब हो रहा है। यासका उससे यकीन दिलवाते हुए कहने लगता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की। और फिर आगे से अपने दिल ही दिल में मजीद बोलता, एटलीस्ट इस बॉडी में तो नहीं। ये सुनने के बाद त्याकुआ और पार्क जियो कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते कि यार बिना प्रैक्टिस के और वो भी सब 2 दिन में तुम कितना ज्यादा बेहतर हो गया हो। यूं ही प्रैक्टिस से फारिग हो जाने के बाद यासका अपने घर को लौट के चला जाता ताकि उसके चले जाने के बाद वहाँ पे जिनहोबिन त्याकुआ के पास आता। वो कहता, ओए ओए ओए, मुझे पता लगा है कि तुम फेस्टिवल में उस हैंडसम लड़के के साथ पार्टिसिपेट करने को जा रहे हो। तो त्याकुआ इस पर कहने लगता, हाँ ये सच है, तो क्या हुआ? पर जिनहोबिन अपनी कातलाना मुस्कुराहट से हंसने लगता और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाई देता वो लोग फिर से त्याकुआ को एवी फजूल में मारे होते, जबकि पार्क जियो को भी गुंडों ने पकड़ा होता और पार्क जियो बस कुछ न कर पा रहा होता। जिनहोबिन अब चलते हुए कहने लगता, तो तुम स्टूडेंट की मशहूरी का इस्तेमाल करके अपने गाने को लोगों के सामने रखना चाहते हो, हाँ? ताकि सिर्फ इतना, अब इसके बाद वो पार्क जियो को फोर्स करने लगते कि अब तुम्हारी बारी, तुम भी त्याकुआ पे हाथ उठाओ। पार्क जियो ना चाहते हुए भी अपने दिल पे पत्ता रखते हुए बस त्याकुआ पे हाथ उठाने को ही जा रहा होता। इसी बीच में जिनहोबिन को एलकेएस म्यूजिक हेडक्वार्टर का फोन आता और वो उसे इसी वक्त प्रैक्टिस के लिए बुलाने लगते। यही वजह से जिनहोबिन और उसके गुंडे वहां से जाने लगते, ये कहते हुए कि फिलहाल हम तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं, लेकिन हाँ फिलहाल। उनके जाने के बाद पार्क जियो चिड़चिड़े अंदाज में उससे माफी मांगने लगता कि मुझे माफ कर डालो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हूँ। अब एक बार फिर से यह सक्का कन्वीनियंस स्टोर में होता, पर इस बार वो अपने सामने त्याकुआ और पार्क जियो को पाता। त्याकुआ उसे अपना नाम बताते हुए उससे कहने लगता, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये सुनने के बाद यह सक्का को याद आता, ओह हाँ, ये लोग तो मेरी इस बॉडी से पहली बार मिले हैं और मैं तो हाई करने को जा रहा था। त्याकुआ आगे से कहने लगता, तुम पार्क जियो को तो जानते ही होगे, ये कुछ कहना चाहता है। अगले सीन में ये तीनों बेचारे एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द शेयर कर रहे होते। पार्क जियो कहने लगता, तुम्हें याद तो होगा ना वो जो उन गुंडों ने मुझे फोर्स किया था कि मैं तुम्हारे कन्वीनियंस स्टोर से चार्जर चुराऊं, और उन्होंने मुझ पे दबाव भी डाला था उस दिन कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। मैं जानता हूँ ये कोई बात नहीं है कि मैंने उनके कहने पे किया, मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो। यह सक्का उसके खिलाफ दिल में कोई नफरत ना ठहराते हुए उससे कहने लगता, कोई बात नहीं। पार्क जियो अब मजीद बोलने लगता, मैंने फैशन क्लास को इसलिए नहीं ज्वाइन किया था ताकि लोग मुझे बुली करे। फैशन नाम ही इसका था क्योंकि मैं फैन था स्टाइलिश का, कपड़े, कूल सी रिंग, कड़ी और बहुत कुछ। स्कूल में क्या था ताकि मैं फैशन के बारे में सब कुछ जान सकूं। त्याकुआ भी कहने लगता, मैं भी पार्क जियो के स्कूल में ही हूँ, लेकिन मेरी क्लास डांस क्लास है। वोकल म्यूजिक डांस क्लास में मैं इसलिए गया था क्योंकि डांस मेरी जान है, पर वहाँ पे मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी अंसका कहता, मेरी भी कहानी तुम लोगों जैसी ही है। मैं जिस स्कूल में पहले जाता था मैं बस वहाँ पे बुली होता रहता था, मुझे जबरदस्ती टॉयलेट में डुबकियां दी जाती थी। अब तीनों की तीनों एक दूसरे से ज्यादा बढ़ चढ़ के कहने लगते कि मुझे ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे जूते चटाए गए और स्टफ लाइक दैट। कन्वर्सेशन यंसका पे आके खत्म हो जाती। जब यंसका चिल्लाते हुए कहने लगता, यहाँ तक मेरी अम्मी की भी इज्जत नहीं की गई, मुझे उनके सामने भी पीटा गया था। जो सुनते सारे दोनों के दोनों वहीं पे खामोश हो जाते। जो कहने लगता, ओहो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, लेकिन जब हमारे स्कूल में यंसका नाम का एक शख्स आया, उसके साथ रहने से मैं हमेशा से अब बुली से बचा रहता हूँ और इसी की वजह से अब जिंगसियांग ने मुझे बुली करना छोड़ दिया है। त्याकुआ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगता, हाँ यंसका बहुत अच्छा लड़का है। शुरू में तो मैंने समझा था वो सिर्फ ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो मशहूर हो सके। यंसका जो कि मुझसे कुछ ज्यादा ही ज्यादा खूबसूरत है, मशहूर है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। और ये कहने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे अब लगता है कहीं ना कहीं पे वो मेरे ही जैसा है। यही वजह से तो वो मेरे दुख बड़े गानों को भी समझ सकता है और गा सकता है लेकिन यंसका उधर ही उनके सामने दूसरी बॉडी में बैठा हुआ है। और ये बातें सुनने के बाद यंसका आगे से कहता, तुम लोग का शुक्रिया। वो दोनों अब हैरानी से कहने लगते, तुम क्यों शुक्रिया बोल रहे हो और किस चीज का? पैरों तले जमीन तो तक भी सकती एक मोटी सी आवाज आती, ओए। हमें दिखाई देता वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि बास्को की होती। बास्को को अपने सामने देख के वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा डर जाते। बास्को एज यूजुअल कातिलाना आंखों से घूरते हुए कहने लगता, तो बताओ मुझे जो भी बात है तुम लोगों ने उस न्यू स्टूडेंट के बारे में की है वो सच है? क्या वो वाकई में इतना ही अच्छा बंदा है जितना तुम लोगों ने कहा है? और पार्क जियो फौरन से कहने लगते हैं, हाँ हाँ वो बदले में कुछ नहीं चाहता, सिर्फ हमारे साथ खाता है, पीता है और गाता है। बास्को फिर कहता, तो अच्छा अगर ये वाकई में यही बात है तो वो यंसका से मुखातिब होकर कहने लगता, मैंने उससे तुम्हारी अम्मी से रंगे हाथों पैसे लेते हुए देखा। यंसका को याद आता जब वो अपनी न्यू बॉडी में था। उसकी मदर को अब क्या पता कि ये उसके सामने यंसका ही खड़ा है, इसका अपना बेटा खड़ा है। न्यू बॉडी में होने के कारण उसकी मदर ने उसे अपने बेटे का दोस्त समझते
समझते हुए पैसे दिए थे और कहा था मेरे बेटे की दोस्ती की खातिर ये पैसा अब सेट कर लो, ये कॉफी का है। ये सोचते हुए यान सक्का फौरन से बास्को को कहने लगता, नहीं नहीं, वो तो मेरी अम्मी ने उसे कॉफी के पैसे दिए थे। अगर इतना कुछ सुनने के बाद बास्को कहने लगता, तो अच्छा, फिर मुझे उस न्यू स्टूडेंट के बारे में गलत फहमी हो गई थी। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता यान सक्का, पार्ची और त्याकुआ एक बार फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते। त्याकुआ ने म्यूजिक मेलोडी पूरे तरीके से कंप्लीट कर ली होती और अब वक्त आ गया होता यान सक्का की एक फाइनल ट्राई देने का। हमें दिखाया जाता यान सक्का गाना गाना शुरू करता। यान सक्का इस गाने को अपने दिल से गा रहा होता और त्याकुआ उसकी आवाज को महसूस कर पाता कि पार्चियो का मुंह खुला और वो उसमें समा जाता और इसी तरह वो गाता चला जाता और आखिरकार चुप हो जाता। गाने के कंप्लीट हो जाने के बाद त्याकुआ हैरानगी से कहने लगता, अरे वाह बेटे, अब 10 दिनों में तुम कितने ज्यादा बढ़ चुके हो। हाँ यार, इससे ये पता चलता है इनको 10 दिन गुजर गए हैं प्रैक्टिस करते करते। और जो भी कहता, तुम वाकई में गजब किस्म के इंसान हो। यान सक्का अपने दिल में कहने लगता, क्योंकि मैंने 24 आवर्स पूरा प्रैक्टिस किया है। के वक्त में मैं अपनी न्यू बॉडी में होता हूँ और रात के वक्त में मैं अपनी पुरानी बॉडी में होता हूँ। इसके बाद त्याकुआ उससे अपनी रैप दिखाता और यान सक्का उसकी रैप में बढ़ते हुए शोलों को महसूस कर पाता। इसी में एलकेएस कंपनी की तरफ सीन शिफ्ट होता, जहाँ पे जिन होबिन ने भी स्टेज से जाने से पहले अपनी फाइनल परफॉर्मेंस यहाँ पे रख दी होती। इसे महसूस करने के बाद डायरेक्टर कहने लगता, मैं महसूस कर सकता हूँ ये गाना हिट होने को जा रहा है। और जिन होबिन अपने दोस्त को बताने लगता, फेस्टिवल की लिस्ट आ चुकी है कि कौन किस वक्त परफॉर्म करेगा। सेकंड लास्ट परफॉर्म करेंगे और हमारे बाद ही वो मोटा सुअर और उसका नया दोस्त, ऐसे भी वो हमसे हार के ही रहेंगे। अब वक्त आ चुका है कि मैं इन दोनों को जमीन की दूर चटाने पे मजबूर करूं। तो इसी के साथ हमारी ये वाली भी एपिसोड खत्म होती है।